Assalamu alaikum. Welcome to Minute Meds. Today the topic of discussion is rheumatoid arthritis. So ये है क्या rheumatoid arthritis और RA? It is actually symmetrical chronic inflammatory disease that comprises of ना सिर्फ ये कि पेरिफेरल आर्थराइटिस भी है इसमें, बल्कि इसमें कुछ सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन भी हमारे पास होती है। ठीक है, तो इसमें हमें बात करते हैं सबसे पहले आर्थराइटिस की, ये किस टाइप का होता है, और फिर हम बात करेंगे कि हमारे पास एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स इसके कौन कौन से होते हैं। जो उसकी आर्थराइटिस वाला कंपोनेंट है, इसमें खास तौर पे जो चीज़ याद रखने वाली है कि इट इज सिमेट्रिकल, बोथ साइड्स पे सेम होगा। दूसरी बात ये कि मोस्टली इट इन्वॉल्व द स्मॉल जॉइंट्स, यानी कि हैंड्स को, और हैंड के भी कौन से वाले जॉइंट्स, द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट एंड द प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट। Distal are never involved in rheumatoid arthritis. These are involved in osteoarthritis. Please remember it. ठीक है, अच्छा तो हम बात करते हैं हैंड्स का, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स एंड प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स। ये तो स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड हो। बाकी कौन कौन से जॉइंट्स हो सकते हैं? इट मे इन्वॉल्व द wrist, it may involve the elbows and knees as well. लेकिन खासियत क्या है? सिमेट्रिकल है, ठीक, और मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ठीक है, अब ये हमने एक बात की कि दिस इज सिस्टेमिक और इन्फ्लेमेटरी। इट मींस कि कोई ना कोई सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस भी होंगी। ठीक है, एक जनरलाइज सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन होती है और एक ऑर्गन रिलेटेड होती है। तो जनरलाइज हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं? उनमें हमारे पास फीवर, malaise, weight loss, these are the, और खास तौर पे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जो हमारे पास फीचर्स आते हैं दैट आर ऑर्गन रिलेटेड, वो हम बात करते हैं कि अगर स्किन के हो तो क्या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर होगा इन द केसेस ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है जी, तो स्किन की क्या मैनिफेस्टेशन हमारे पास आ सकती है? वहाँ हमारे पास नोड्यूल्स आते हैं। These nodules, these are present on external surfaces like elbows, knees. ठीक है, इनको हम कहते हैं rheumatoid nodules। ठीक है, अब इसी के साथ मैनिफेस्टेशन अगर हम लंग्स में देखें वो क्या आ सकती है? तो इट कॉजेज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। ठीक है, अगर इसी को हम देखें किसी और ऑर्गन में लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो इट रेंजेस फ्रॉम द आर्टरीज से लेके, जो कोरोनरी आर्टरीज से लेके एंडोकार्डियम तक कुछ भी इट कैन बी। ठीक है, लाइक हम ये कह सकते हैं कि इट कैन कॉज पेरिकार्डाइटिस, इट कैन इवन लीड टू इस्केमिक हार्ट डिजीज। ठीक, आफ्टर द सीरियस what it does in eyes, inflammation like episcleritis, scleritis, or even scleronesia। ठीक, तो अभी तक हमने क्या बात की है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें जनरलाइज फीचर पेशेंट के ये होंगे। हमारे पास आर्टिकुलर फीचर्स में खास तौर पर स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड है। ठीक, उसके बाद रिस्ट, एल्बोस, इनको भी इन्वॉल्व कर सकता है। और अगर हम एक्स्ट्रा आर्टिकुलर की बात करते हैं तो दैट फ्रॉम द स्किन टू द आईज, ये मैनिफेस्टेशन। ठीक है जी, नाउ अब ये इसके साथ पेशेंट ने प्रेजेंट किया। ठीक है, तो हम क्लिनिकली तौर पे क्या क्या चीज़ें पेशेंट में देखेंगे। नाउ यहाँ पे पेशेंट ऑफ 35 years of age, female patient, presented with joint pain of hands, mostly the metacarpophalangeal and proximal interphalangeal joints. Now क्या हर हैंड की जो पेन है और आर्थराइटिस है, इट्स रूमेटॉइड, और देयर सम क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ये है कि ये जॉइंट तो सिमेट्रिकली तौर पे सबसे पहले इन्वॉल्व हो गई। हाउ
should be at least the duration कितनी होनी चाहिए इसमें, तो duration कितनी होती है, at least it should be greater than equal to 6 weeks, इतनी duration is must, ठीक है। उसके अलावा क्या चीज़ होनी चाहिए कि what is the duration of early morning stiffness, that must be greater than 1 hour, तब हम कह सकते हैं we have a suspicion that this patient has rheumatoid arthritis. So clinical examination, what we observe या हम जो inspection पे हमें नजर आता है कि हमें swollen red joints, मेरा नाम swollen joints, and then they are tender to palpation. ये तब है जब इसे न्यूली डायग्नोज हो, अब इसको टाइम गुजर चुका है, then it can lead to the chronic inflammation leads to deformities. तो हैंड्स पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, फ्लेक्शन या एक्सटेंशन एट द डिफरेंट जॉइंट्स लीड टू डिफरेंट जॉइंट के डिफॉर्मिटीज आ जाती है, लाइक सॉन नेक, लाइक बटन होल डिफॉर्मिटी, लाइक अर्लर डिविएशन और लाइक जी डिफॉर्मिटी, ठीक, लाइक दिस। ये तो हमें सारी की सारी मिल सकती है कि कोई डिफॉर्मिटीज जिसका हमने नाम लिया यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें हमारे पास एक स्वान नेक एज आई टोल्ड यू बिफोर, बटन होल और बटन नेल, Z neck, sorry, Z deformity of thumb or the ulnar deviation, ठीक है। So these are आपने clinically तौर पे देख लिया, now you're sure that this is clinically, you're sure this is a case of rheumatoid arthritis, so how we confirm it? By investigations. इन्वेस्टिगेशन, अगर आप चलें बेस लाइन से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि if you get a complete blood picture of this patient, you know that rheumatoid arthritis is an autoimmune disease that can lead to hematological manifestations like normocytic anemia, anemia of chronic disease. तो इसमें क्या होता है, हमारे पास नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है, ठीक है। इससे आगे हम चलते हैं, हमें सारा कुछ पता है, हम क्या करते हैं, we get rheumatoid factor that's almost 70% positive in the patient with rheumatoid arthritis, and it is sensitive but it is not that much specific, ठीक है। तो यानी 30% में ये एब्सेंट भी हो सकता है, then what we do, there is a new test called NT-CCE, this is 95%, ये पेशेंट में प्रेजेंट होता है and it is sensitive as well as specific. Now the most important investigation is the X-rays of hand. यहाँ पे हम क्या चीजें देखते हैं, you should know this. सबसे पहले we see that the joint space narrowing is present. Then there is soft tissue swelling, ठीक। और इसके बाद हमें क्या चीज मिल सकती है, हमें मिल सकती है पैरिंग
articular osteopenia, like if there's a joint in here, this is a joint capsule, हमें ये swelling तो मिलेगी, ओके, ये जो पेरियोडिकल स्पेस है जो ग्रेड ज़्यादा डार्क एरिया, यहाँ पे हमें ऑस्टियोपेनिया मिलेगा, रेस्ट ऑफ द बोन है तो नॉर्मल डेंसिटी, ठीक है जी। तो हमें जॉइंट स्पेस डिक्रीज मिल गई, हमें सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग मिलेगी और हमें पेरियोडिकल ऑस्टियोपेनिया मिलेगी। अगर इससे भी ज़्यादा बात बढ़ जाती है, डिफॉर्मिटीज़ बन जाएगी, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे एरोजन मिलेगा जिसको हम कहते हैं कि सबलक्सेशन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि erosions mean and with deformities, lines in joint anatomy. So this is we have in cases of rheumatoid arthritis. Now we have confirmed this is a case of rheumatoid arthritis. So how we treat this patient? Okay. The treatment comprises of, सबसे पहले हम क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इस पेशेंट की क्या कर सकते हैं। एक चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट risk factor for ischemic heart disease. So we have to treat this. तो इसमें सबसे पहली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होगी? स्मोकिंग सेसेशन। स्मोकिंग सेसेशन सबसे पहले हम बता रहे हैं, ठीक है। देन व्हाट एल्स, हम ये बता रहा होता है कि यू आर अलाउड टू हैव द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, लेकिन वेट लिफ्टिंग अवॉइड बिकॉज ऑफ द हैंड्स। आप नहीं करते। नाउ द फार्माकोलॉजिकल थेरेपी और द ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी में क्या करते हैं कि द मेन देयर आर ड्रग्स जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज को हार्ट करें, जो वहाँ पे जाके इंटरफेयर करें, these are called the DMARDs, the disease modifying anti-rheumatic drugs, ठीक है। these mostly नंबर जिसमें ये दोनों आपको लाजमी आनी चाहिए, methotrexate, we usually start with 7.5 milligram, that is given one tablet per week up to max of 25 milligram. This is a drug that is hepatotoxic and it is an anti-fall, so it leads to the hemolysis, megaloblastic anemia. So we give folic acid with it 5 milligram per week continuous, as long as this drug is given. Leflunomide, it is 10 milligram per day, we can increase the dose. अच्छा, एक चीज़ याद रखने वाली है कि these are slow acting drugs, they would take about 4 to 6 weeks for proper effect. तो उस वक्त तक patient would have the pain, he would have, he or she would have the early morning stiffness, he would have all the problems that are related to joint pain. तो आपने क्या करना है उस वक्त तक as the bridging therapy, जब तक ये एक्ट नहीं करते we add steroids and NSAIDs as well, ठीक है। steroids दो तरीके हैं, तो we start with the full dose and taper off. Full dose means prednisolone 60 milligram per day for about 3 months. Then we taper it off. Ratio of about 5 milligram per week. तो केवल 3 months लगते हैं कि वापस अपनी डोज पे आ जाए, ठीक है। NSAIDs anyone,
ठीक है, just याद रखें, you are giving two things that can cause GI irritation. So you can add a PPI. So, okay जी, how to assess the disease activity? अच्छा, पहले वही बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मेथोट्रेक्सेट और डिफ्लोमाइड, ठीक है। अच्छा, if one DMARD proves ineffective for 3 months, दो एक DMARD से पेशेंट में सिम्टम्स नहीं जाते, what we do, we add another one, second drug, wait for 3 months, तब भी नहीं होता, then we have to go for the next level, biological agents. बायोलॉजिकल एजेंट्स सारे के सारे ऑन आपके पास इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स पे काम करते हैं that cause the joint destruction, that cause the systemic and the extra-articular manifestations. तो जिस तरह हमारे पास इंटरफेरॉन, यही था ना, शुक्र आज मेरे पास क्यों किया है, इंटरफेरॉन नहीं है यार, उसी माफ वही है ठीक है, ठीक है। फॉर tumor necrosis factor gamma, we have infliximab. Okay. So against B cell, what we use is rituximab. Okay. And for T cells, etanercept. For interleukin 1 and interleukin 6, we use anakinra. You don't know the exact dose, but you should know the names. ये biological agents हैं, when we use it, जब दो डिमार्ड्स तक excuse me, when दो डिमार्ड्स को combine करके भी 3 months तक आपके पास effect नहीं आता, then you have to go for this one. अच्छा, अब हमारे पास आ गया कि these are immunosuppressants, very strong. तो ये इसमें याद रखने वाली बात है कि इनके side effects क्या हो सकते हैं? They can lead to tuberculosis if there is latent, and number two, they can lead to carcinoma. Then last, if these also prove to be in vain, then what else? आखिरी चीज जो हमारे पास आती है, that is surgery. सर्जरी में क्या कर सकते हैं? या तो हम जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है हम उसको ही निकाल देते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि जॉइंट स्पेस को बिल्कुल रिड्यूस करके ख़त्म करते हैं, या थर्ड हमने क्या करना होता है कि हम जॉइंट ही रिप्लेस कर लेते हैं। तो आपको 3 प्रोसीजर्स में आते हैं, जस्ट यू शुड नो द नेम। साइनोवेक्टमी कर सकते हैं और वो रिड्यूस द जॉइंट स्पेस, आर्थोप्लास्टी, और थर्ड इज आर्थोप्लास्टी। इन सबके पास एक चीज़ मेडिकल थेरेपी में रहेगी, इफ द पेशेंट, बिकॉज दिस इज ऑटोइम्यून डिजीज, मोस्टली पेशेंट्स आर फीमेल्स, तो इन प्रेगनेंसी what can methotrexate or leflunomide can they be used? No. So in pregnancy, methotrexate and leflunomide, these both are contraindicated. So what we can use is sulfasalazine or azathioprine. That's all about rheumatoid arthritis.